आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। लास्ट की 2 वीडियो में बाकी के जो समास के 5 भेद होते हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके हैं और एग्जाम में किस तरह से आपने समास को डील करना है, किस तरह से आपने डिफरेंस करना है कि जो आपको समास दिया गया है वो कौन सा समास होगा, वो सारी बातें हम चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे देखिए तत्पुरुष समास की। ये मैंने वैसे ये सबसे पहले होता है लेकिन मैंने सबसे लास्ट में रखा गया है ताकि कई बार ऐसा होता है कि पहले कोई बहुत लंबा देख के क्या हो जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है या फिर हमारा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा खत्म हो जाता है। तो हमने पहले आसान चीजों को हटाया और फिर हम इसको देखेंगे। ये भी हालांकि आसान ही है लेकिन थोड़ा सा जस्ट लेंथी है क्योंकि इसके अपने भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। देखिए तत्पुरुष समास क्या होगा। तत्पुरुष समास होगा जिसमें कि उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा। आप सभी जानते हैं उत्तर पद मतलब बाद वाला पद और पूर्व पद मतलब पहला पद। ठीक, अब यहाँ बात हो रही है कि उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण, ये जो डेफिनेशन होती है बहुत कम बच्चों को समझ आती है। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसमें एक और चीज आपको देखनी होगी। एक तो आपको सीधा सीधा इसका ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा कि आपने 5 को पढ़ लिया। अगर जो आपको समास दिया है वो 5 में से नहीं है तो आपको पक्का हो जाएगा कि वो किसका बचेगा, फिर तत्पुरुष का बचेगा। पहला तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो विभक्तियों के जरिए आप इसके भेद को भी क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे कि तत्पुरुष के अंदर भी कौन सा भेद है। तीसरा, हम ये वाली डेफिनेशन एक तरह से देखते हैं। ज्यादातर क्या होगा, प्राय उत्तर पद विशेष्य होगा और पूर्व पद विशेषण होगा। ठीक है, अब उत्तर पद विशेष्य होगा तभी तो वो क्या होगा, प्रधान होगा। क्योंकि क्या किसी चीज का विशेषण प्रधान होगा या फिर जिस चीज के लिए वो विशेषण प्रयोग हो रहा है वो चीज खुद में प्रधान होगी। तो देखिए प्रधान चीज, मुख्य चीज तो वही होगी ना जिसके बारे में बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है वो बाद का विषय है। ठीक है, तो यहां से आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ सकते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा कि उत्तर पद विशेष्य होगा जिसके बारे में विशेषता बताई जाएगी और पूर्व पद आपका विशेषण शब्द होगा। तो वो कौन होगा, क्योंकि मेन जो पद होगा, शब्द होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा जो विशेष्य होगा। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है, रसोई घर। आप सभी इसका विग्रह जानते होंगे, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो यहाँ विशेष्य और विशेषण ढूंढिए क्या है। तो घर क्या है, एक संज्ञा शब्द है जो कि क्या होगा, विशेष्य होगा। अब वो घर किसके लिए है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो रसोई के लिए है, तो ये विशेषण होगा। तो पूर्व पद तो रसोई और घर क्या है आपका, उत्तर पद है जो कि मुख्य पद है। ये तो रसोई के लिए, लेकिन रसोई के लिए क्या है, घर है जो कि मुख्य है। तो इस तरह से इसमें एक विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। और यही आपका जो पद होगा वो क्या होगा, प्रधान भी होगा। आई होप समझ आया होगा। बाकी अभी हम जब इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ आएगा। अब बात करते हैं तत्पुरुष के भेद की। तो देखिए तत्पुरुष के जो भेद होते हैं यहाँ पे हम एक तो पढ़ेंगे कर्ता कारक को छोड़कर। ठीक है, कर्ता कारक को छोड़कर जो भी हमने कारक पढ़े थे, ठीक है, हम वो कारक यहाँ पर पढ़ेंगे। एक संबोधन कारक नहीं होगा। ठीक है, ये 2 कारक को छोड़ के 8 में से 2 गए, कितने बचे आपके, 6। तो जो बाकी के 6 कारक हैं वही क्या है, तत्पुरुष के भेद है। और एक इसका जो भेद है लास्ट वाला नग्न तत्पुरुष वो है। तो टोटल कितने भेद हैं इसके, 7 भेद हैं। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक और नग्न तत्पुरुष। तो इसी तरह से इसको कहेंगे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नग्न तत्पुरुष। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। अब कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, जो कर्म की ही विभक्ति होती है उसका लोप आपको, जब समास विग्रह आप करेंगे तो उसका लोप आपको मिलेगा किसके अंदर, समास के अंदर। देखिए ग्राम को गया हुआ, इसका क्या बनेगा, ग्राम को गया हुआ का समास क्या है, ग्रामगत। तो इस ग्रामगत में कौन सी विभक्ति लोप हुई है, को। ठीक है, तो जब आपको को विभक्ति का लोप मिलेगा तो वो आपका कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, यहाँ पर कौन सी विभक्ति का लोप है, को का। परलोक गमन, परलोक को गमन। स्वर्गागत, स्वर्ग को गया हुआ। तो यहाँ पर को विभक्ति का क्या मिला आपको, लोप मिला। और को विभक्ति किसकी होती है, कर्म कारक की होती है। तो ये आपका कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। पहचानना किस तरह है कि ये तत्पुरुष ही है, ये उसका सबसे अच्छा तरीका जो था वो यही था कि आप क्या करें, आप इलेमिनेट करें। इलेमिनेट किस तरह कर सकते हैं, क्या यहाँ कोई संख्या गिवन है आपको आगे, नहीं, तो आपका द्विगु समास नहीं हो सकता। क्या आपको बीच में डैश और यहाँ विलोम शब्द दे रखे हैं आसपास, डैश ही नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता। क्या आपको यहाँ कहीं भी यथा शब्द आगे लिखा मिला हो, प्रति मिला हो या फिर आ मिला हो किसी में भी, या फिर रिपीटेड शब्द डैश से जुड़े हुए हो, क्या इन चारों में से कोई कंडीशन है, नहीं है। तो ये कौन सा नहीं हो सकता, आपका अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। बहुब्रीहि और कर्मधारय आपको वैसे ही अलग से दिखाई दे जाते हैं, वो थोड़े अलग ही समास होते हैं, उसमें एक अलग प्रकार की विशेषण
दिखाया जाता है किसी विशेष्य को लेकर, तो वो एक अलग होता है। और बहुब्रेय में तो बिल्कुल ही किसी चीज की तरफ अलग एक चीज की तरफ इंडिकेशन मिलता है थर्ड पद की तरफ, तो वो आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे भी आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उन 4 में से 3 एलिमिनेट करना होता है। तो अगर तत्पुरुष गिवन होगा और आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे तो वो किसका हो जाएगा, तत्पुरुष का हो जाएगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, समास का विग्रह करके देख सकते हैं। मान लीजिए यही है ग्राम गत ग्राम को गया हुआ, तो इसमें आपको सीधा मिल जाएगा क्या कि एक विभक्ति है, किसकी, कारक की विभक्ति है। कारक की विभक्ति किसमें होती है, तत्पुरुष में होती है। या फिर मान लीजिए आपको उनमें से कोई एग्जाम्पल मिल गया, फॉर एग्जाम्पल पीताम्बर लिखा था, ठीक है, पीले हैं अंबर। अब आपने देख लिया कि अंबर और यहाँ विशेषण तो हो सकता है ये तत्पुरुष हो, लेकिन देखिए विग्रह करिए, पीले हैं अंबर जिसके या वस्त्र जिसके, पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके, तो पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके में कहीं भी कोई कारक विभक्ति आई। कारक विभक्ति कौन सी होती है, कर्ता ने कर्म को करण से शब्ददान के लिए अपादान से इस तरह से होती है अधिकरण में पर। तो क्या उनमें से कोई विभक्ति है, कोई भी विभक्ति नहीं है। अगर इसके अंदर फिर विभक्तियां नहीं है तो ये तत्पुरुष समास आपका नहीं होगा। इस तरह से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए डेफिनेशन याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप फ्रॉम 6 टू 12th कोई बच्चा ये देख रहा है तो फिर आपके लिए इनकी डेफिनेशंस को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम मेनली किसको टारगेट कर रहे हैं, हम जो वनडे एग्जाम होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो वहां पे फिर आप कोई भी तरीका लगाइए, चाहे आप इसकी डेफिनेशन से याद करिए, इसके एग्जाम्पल्स को याद करिए, या फिर आप एलिमिनेट करके लगाइए। आपने अपना क्वेश्चन ठीक करके आना है बस। तो एलिमिनेशन भी इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आप एक नजर में ही एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को। जैसे संख्यावाचक नहीं है, द्वैगु को हटाइए, बीच में डैश नहीं है, द्वंद्व को हटाइए, यथा और ये प्रति आ ये नहीं लगा हुआ है, आप अव्ययी भाव को लगाइए, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। 3 अगर गिवन है तो बहुब्रेय का एक अलग ही होता है कि वहां पे तो मीनिंग ही अलग निकल रहा होता है उस पद का। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी ये पता लगा सकते हैं। तो आइए देखिए आगे बात करेंगे हम करण तत्पुरुष समास की। देखिए करण तत्पुरुष के अंदर क्या होगा, आपकी जो करण कारक की विभक्तियां होती हैं, जैसे से और के द्वारा का क्या होगा, विभक्ति का लोप होगा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, मन माना मन से माना, मदान मन से अंधा, रेखांकित रेखा से अंकित, गुण युक्त गुण से युक्त, प्रेमातुर प्रेम से आतुर, तुलसीकृत तुलसी द्वारा, कृत कृत मतलब होता है रचना, तो तुलसी द्वारा कृत कि तुलसी द्वारा रची गई, गुरुदत्त गुरु द्वारा दत्त मतलब दिया गया। तो से और द्वारा जब विभक्ति का लोप होगा, आप जब विग्रह करके देखेंगे तो जहां पे से और द्वारा विभक्ति का लोप होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपका करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज थी कि यहाँ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है वो ये हो सकती है, जैसे कि ये शब्द थे ये मुझे यूजुअली ठीक लगे, लेकिन जैसे कि प्रेमातुर शब्द है, मुझे नहीं पता लेकिन साइकोलॉजिकली ही मैं ये बात कर रही हूँ। मैं जब भी प्रेमातुर शब्द को पढ़ती थी तो मुझे लगता था प्रेम को आतुर, ठीक है, क्या लगता था, प्रेम को आतुर। लेकिन इसका जो विग्रह है वो ये नहीं है। अगर को लगता तो फिर मुझे लगता है ये कर्म कारक है, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सी विभक्ति का लोप है, यहाँ से का, प्रेम से आतुर, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ शब्द को लेकर ऐसे आपके माइंड में भी कोई पर्टिकुलर इमेज बनी हुई हो, कई बार ऐसे कंसेप्शंस बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बार वही फिर कहूंगी कि देखिए कोई भी नोट्स कभी आपके लिए पूरे नहीं हो सकते। एक तो नोट्स अपने बनाइएगा, पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, समझिए, फिर अपना बुक जरूर एक बार पढ़िए। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक बार बुक रीड करना बहुत जरूरी होता है। नोट्स कभी भी इनफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ आपको 8 एग्जाम्पल इसके करा दिए, अब हो सकता है इस मान लीजिए प्रेमातुर ही मैं नहीं करवाती और मेरी ही तरह आपको भी इसको लेकर एक कंसेप्शन शुरू से ही बनी रहती कि एक प्रेम को आतुर होता है, तो फिर आपका ये हो जाता क्या, गलत। लेकिन जब मैंने एक बार अपना समास पढ़ने के बाद कहीं से बुक पढ़ी तो बुक में मुझे ये मिला और फिर मैंने इसे अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि मुझे पता थी कि मुझे इसको लेकर क्या है कंसेप्शन, इसको मैंने हमेशा हाईलाइट करके रखा बुक में। तो अब मेरा ये क्या हो गया, पक्का हो गया कि ये किसके अंदर होता है, करण तत्पुरुष के अंदर होता है। ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि आप नोट्स के बाद में एक बार कोई भी हिंदी की बुक लेके उसे जरूर पढ़ें। जितने भी एग्जाम्पल मेनली आप 8 to 10th जो बुक आती है कोई भी हिंदी व्याकरण की, वो आप उठा सकते हैं, उसके अंदर इनफ होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप वो एक बार पढ़ने के बाद जरूर पढ़िएगा अपने नोट्स बनाने के बाद में। और कोई भी अगर ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें लेकर कोई भी थोड़ा आपको लगता है कि उसका विग्रह आपको ऐसे लगता है कि इस तरह से भी हो सकता है, तो उसे पर्टिकुलर जिस तरह से दिया हो उस तरह से आप हाईलाइट कर लीजिएगा और थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। अब देखिए ये सारे एक जैसे ही होंगे, बस क्या होगा कि जो नाम होगा उसी की विभक्ति का लोप होगा। कर्म में क्या था, को विभक्ति का लोप था। करण में क्या है, से या द्वारा विभक्ति का लोप है। संप्रदान में किसका लोप होगा, आपका के लिए विभक्ति का। किसका लोप होगा, आपका के लिए विभक्ति का। जैसे कि देव बलि, देव के लिए बलि, विद्यालय विद्या के लिए आलय,
हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, गौशाला, गौ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम आदि। अब देखिए एक तरह के अगर शब्द को पढ़ लिया तो फिर दूसरा आपके लिए मान लीजिए जैसे विद्यालय आपने पढ़ लिया, फिर आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए पुस्तकालय, तो वो इसी की तरह तो होगा, जैसे विद्या के लिए आलय है वैसे ही पुस्तक के लिए क्या होगा, पुस्तकालय होगा। प्रयोग के लिए क्या होगी, प्रयोगशाला होगी। ठीक है, आलय मतलब किसी चीज का एक तरह से घर स्थान उस चीज का। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आराम कुर्सी, तो आराम कुर्सी क्या होती है, आराम के लिए कुर्सी। गुरु दक्षिणा क्या होती है, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी क्या होती है, डाक के लिए जो गाड़ी होती है वो। देशभक्ति क्या, देश के लिए भक्ति। पाठशाला मतलब पाठ के लिए शाला, जैसे ये प्रयोग के लिए शाला है वो पाठ के लिए शाला। जैसे विद्यालय और क्या था, पुस्तकालय था आपका। अगर आपने हथ कड़ी पढ़ लिया तो जो हथ घड़ी शब्द होता है, हाथ के लिए घड़ी, वो भी आप इजीली कैच कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मेन मेन शब्द लिखे हैं जिनसे रिलेटेड शब्द आपको किसके अंदर मिलेंगे, तत्पुरुष समास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या आया होगा, समझ आया होगा और पता चला होगा कि किस तरह से आपने देखना है कि कौन सा समास कौन सा होगा, और अगर वो तत्पुरुष है तो फिर तत्पुरुष में वो कौन सा पार्ट आपका होगा। देखिए अपादान तत्पुरुष समास को देखते हैं। जिस प्रकार से करण जो कारक होता है और अपादान कारक होता है उसकी विभक्तियां सेम होती हैं, से होती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, वहां फर्क होता है कि जो अपादान होता है वहां किसी चीज के अलगाव को दर्शाया जाता है कि कोई चीज क्या हो रही है, एक दूसरी चीज से अलग हो रही है। जैसे छत से गिरना, तो जब आप छत से गिरेंगे तो आप क्या होगा, आपका एक डिपार्चर होगा छत के साथ में, छत से आपकी क्या होगी, आपके बीच में दूरी आएगी, आप अलग होंगे। उसी प्रकार से अपादान का यहाँ मतलब होगा, विभक्ति से ही होगी जो कि करण में भी होती है, लेकिन जो भाव होगा वो क्या होगा, वो अलग या विलग होने का आपका रहेगा। किस तरह से, ऋण से मुक्त तो क्या कहते हैं, ऋण मुक्त समास बनता है। अब ऋण से मुक्त मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऋण था, आपके ऊपर कर्जा था, वो क्या हो गया, अब आपका खत्म हो गया, आप उससे मुक्त हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। गुणहीन, जिसके अंदर गुण है ही नहीं, मतलब गुण क्या है, उससे अलग है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है गुण के साथ में। गुण से हीन, गुण से वो क्या है, अलग है, उसके पास में गुण कोई नहीं है। देश निकाला, देश से निकाला मतलब देश से क्या कर देना, निकाल देना, देश से अलग कर देना। रोग मुक्त, अब आप रोग से मुक्त कब होंगे, जब रोग क्या होगा, आपसे अलग हो जाएगा, तभी तो आप रोग से मुक्त कहे जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे अलग या विलग होने का भाव रहेगा। लक्ष्य भ्रष्ट मतलब क्या हो रहा है, आप जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से क्या हो रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं। पदच्युत, पद से च्युत मतलब पद से हटा देना, हटा देना मतलब अब क्या कर दिया, कोई पद है उससे आपको अगर हटा दिया गया तो मतलब आपको अलग कर दिया गया है उस पद से। तो इस प्रकार से अपादान जो तत्पुरुष समास होगा उसके अंदर जब आप विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका क्या हो रहा है, किसी चीज के साथ एक अलगाव का भाव आपको उसमें नजर आएगा। विभक्ति वही रहेगी जो कि करण कारक या करण तत्पुरुष समास की आपकी होती है। तो चलिए आइए अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास को। संबंध जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर जो आपकी संबंध दिखाने वाली या संबंध को शो करने वाली विभक्तियां होती हैं उनका लोप होता है। जैसे कि का, के, की। देखिए आप खुद से सोचिए, जब आप किसी चीज का किसी के साथ संबंध दिखाएंगे तो कैसे बात करेंगे, यही बोलेंगे ना, जैसे कि अमृत की धारा, तो किसकी धारा, क्या संबंध है उसका धारा के साथ, अमृत की धारा। उद्योग का पति, तो जो संबंध दिखाने के लिए आप विभक्तियां यूज करते हैं वो क्या करते हैं, का, के, की, क्या यूज करते हैं, का, के, की। जैसे उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसके वस्त्र, तो यहाँ पे जो उसके साथ में हम का, के, की लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं, संबंध को दिखाने के लिए ही लगा रहे हैं। तो यही आपका क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है, जहां आपकी का, के, की विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे अमृत की धारा, अमृत धारा, तो कौन सी विभक्ति का लोप है, की का। उद्योगपति, उद्योग का पति। राजकुमार, राजा का कुमार। प्रसंग अनुसार, प्रसंग के अनुसार संबंध है। पराधीन, पर के अधीन, किसी पराये के अधीन रहना। प्रजापति, पूरी प्रजा का पति। उसी प्रकार से देव मूर्ति, देव की मूर्ति। राज्यसभा, राजा की सभा। रघुकुल मणि, रघुकुल की मणि। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। भारत रत्न, भारत का रत्न। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। इस तरह से ये सभी आपके किस में आएंगे, तत्पुरुष के संबंध समास में आएंगे, जिसके अंदर किसका लोप होगा, आपका का, के, की विभक्ति का लोप होगा। आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण की जो विभक्तियां होती हैं क्या होती हैं, मैं पर, तो इनमें क्या मिलेगा, मैं और पर का क्या मिलेगा, लोप मिलेगा। किस तरह से, आप बीती, क्या मतलब बनता है इसका, आप पर बीती, जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा, आप पर बीती। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति का लोप है, पर। उसके बाद ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, में और पर ही तो होंगे। घुड़सवार, घुड़ पर सवार, मतलब कोई चीज किसके ऊपर है, इस तरह से उसका संबंध दिखाना। युद्ध वीर, किसमें वीर, युद्ध में वीर। ध्यान मग्न, कहाँ मग्न, ध्यान में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण, तो जहां भी में और पर विभक्ति का लोप आपको मिलेगा वहां आपका कौन सा
समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण की क्या विभक्तियां होती हैं, मैं और पर, ये आप कारक के चैप्टर में ही याद कर चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को कवर कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छे से कारक को विस्तार से समझाया गया है। सिर दर्द, सिर में दर्द, दानवीर, दान में वीर, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो इस तरह से आप समास विग्रह करके इन कारक समास के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा समास कौन सा होगा। अगर देखिए से विभक्ति का लोप मिलता है तो आपका करण या अपादान हो सकता है। अलगाव का भाव होगा तो अपादान होगा। को विभक्ति का अगर मिलता है तो आपका कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। मैं पर मिलता है तो अधिकरण होगा। का के की मिलता है तो संबंध होगा, ठीक है। और के लिए अगर आपको मिलता है तो वो आपका क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास आपका होगा। अब एक लास्ट बचता है नग्न तत्पुरुष, उसे जान लेते हैं। देखिए नग्न तत्पुरुष जो होगा वो आपको नकारात्मकता का बोध कराएगा। नकारात्मकता का बोध मतलब कैसे, यहाँ जो भाव होगा वहां किसी चीज के न होने का भाव होगा। किस चीज का भाव होगा, किसी चीज के ना होने का क्या होगा, आपको भाव मिलेगा। किस तरह से, अकर्मण्य। ये देखिए जो ये अ शब्द होता है ना और ना शब्द होता है वो किसके लिए यूज होते हैं, वो नकारात्मक सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जब आप इन शब्दों को भी देखेंगे तो आप अपने आप से खुद से भी ये समझ जाएंगे कि किस तरह से नकारात्मक बनते हैं। अकर्मण्य जो कर्मण्य ना हो, ठीक है, ना का बोध हुआ जो ना हो। अधर्म जहां क्या ना हो, धर्म ना हो। जो धर्म ना हो वही क्या होगा, अधर्म होगा। जो धर्म ना हो तो किसका बोध आ रहा है, नकारात्मकता का बोध आ रहा है ना कि धर्म ना हो। ना आदर, जहां आदर ना हो वो अनादर। ना होनी, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाए वो अनहोनी। तो ये अनहोनी क्या हुआ, नकारात्मकता का बोध हुआ। ना देखी, जो ना देखी हो तो यहाँ भी क्या है, नहीं का बोध है। अन्ना, अनाथ, न नाथ, जिसके कोई नाथ नहीं हो, माँ बाप नहीं हो, जिसके ऊपर कोई नहीं हो वो क्या है आपका अनाथ, तो कोई नहीं हो। यहीं पे देखिए अगर सनाथ होता तो उसका क्या मतलब होता, माँ बाप का होना या ऊपर किसी का गार्जियन का होना। तो वहां क्या होता, होना, सकारात्मकता। यहाँ क्या है, नहीं होना, नकारात्मकता। वही कह रहा है क्या होगा इन शब्दों में, नकारात्मकता का बोध होगा, नकारात्मकता का भाव होगा। किसी चीज के ना होने का हमें क्या मिलेगा, विवरण मिलेगा। अन्याय, ना न्याय, जहां न्याय ना हो। अनादि, ना आदि। असंभव, ना संभव। असत्य, जो सत्य ना हो। नास्तिक, जो आस्तिक ना हो वो नास्तिक आदि। तो ये आपके कौन से होते हैं, ये नंग तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। यहीं पे आपका जो समास का टॉपिक है वो खत्म होता है। हमने जितने भी समास थे और तत्पुरुष समास के जो भेद थे उन सभी को अच्छे से पढ़ लिया है। किस तरह से आपने टैकल करना है वो भी हमने जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके एक नए टॉपिक अलंकार के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हिंदी की बुक उठाइएगा, एक बार यहाँ से समझने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद, नोट्स को पढ़ने के बाद बुक को पढ़िएगा। जो भी शब्द आते हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी व्याकरण में आपके लिए सबसे हेल्पफुल उदाहरण ही होते हैं, परिभाषा से कहीं ज्यादा। आपको परिभाषा नहीं पता लेकिन अगर आपने उदाहरण को समझ लिया तो फिर आपको परिभाषा खुद से आ जाएगी। लेकिन आपने परिभाषा पढ़ ली और अगर उदाहरण को नहीं देखा तो आप कभी भी समझ उसे नहीं पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।